स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर जी, एक बार नम फिर। आज अ, पटना में कुछ खास तरह की घटनाएँ हुईं, जो कि किसी चुनाव जीतने के बाद जब कोई सरकार बनती है, तो वो केवल एक औपचारिक कार्रवाई होती है अगर चुनाव स्पष्ट रूप से जीत लिया गया है और बहुमत बिल्कुल साफ है। लेकिन आज जो हुआ, वो ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों ने कोई ऐसा चुनाव जीता है जिसमें उन्हें अब आराम से सरकार बना लेनी चाहिए। नीतीश कुमार उम, अ, नतीजे घोषित होने के बाद से लगातार अपने मुख्यमंत्री आवास में ही थे, बाहर कड़ा पहरा लगा हुआ था। कई तरह की अफ़वाहें थीं कि वहाँ पे आना-जाना काफ़ी सीमित है, जैमर लगे हुए हैं, फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, ये सारी चर्चाएँ हो रही थीं। फिर आज नीतीश कुमार निकले और वो राजभवन गए। उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे और नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। आज तो नहीं, लेकिन दावा पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने आज इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो वहाँ से लौट आए। अब सुना ये जा रहा है कि 19 तारीख को वो इस्तीफ़ा देंगे। इस बीच में नीतीश कुमार के दोनों साथी, जो उनके दाएँ हाथ माने जाते हैं, संजय झा और ललन सिंह, उनको भाजपा ने सुना गया है कि भाजपा आला कमान ने उनको विशेष विमान से दिल्ली बुलाया है। तो ये स्थिति है, जो कि साधारण स्थिति नहीं है, एक असाधारण स्थिति है। पहले तो मैं आपकी टिप्पणी इस स्थिति के ऊपर चाहूँगा और उसके बाद फिर हम बिहार चुनाव और उससे निकले कई सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। जी। मुझे भी मैं भी ये जब खबर हम हमारे पास आई और जब हम लोगों ने देखा कि नीतीश जी राज्यपाल महोदय से मिलने गए हैं, तो कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग में जो 3 औपचारिक प्रस्ताव थे, वो पास करके वो देने गए। बड़ा ही आश्चर्य हुआ, चौंकने वाली बात थी कि इस्तीफा तो आम तौर पर दे दिया जाता है, तो क्यों नहीं दिया? आज क्यों नहीं दिया? इससे एक सवाल खड़े हो गए, निश्चित रूप से हो गए। दरअसल अभय जी की बीच चुनाव में जब अमित शाह जी ने कह दिया था कि अ, ये जो लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी नेता, तो ऐसा कहा जाए कि दुल्हन का जो घूंघट है अ, वो थोड़ा-सा आधा ही हटा या बात-बात तक भी पूरा हट नहीं पाया। तो वो जो एक वो बात थी, हमको लगता है कि बहुत सारे नेताओं से तो अपने गठबंधन के नीतीश जी ने कल से मुलाकात कर ही ली है, कल-परसों में। वो तो हो गया है। लेकिन इस्तीफा जब नहीं दिया तो थोड़ा दिमाग चौंका कि भाई आखिर ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि अ, एक औपचारिकता रहती है, सारे विधायक दलों की मतलब सारे दलों की बैठक की वो घोषित हो जाएँगे, लेकिन दे सकते थे इस्तीफा। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ये इसका संकेत है निश्चित रूप से। रिस्क इसलिए कि क्या पता जो भाजपा के दिमाग में हो कुछ और चीज़ें या फिर बार्गेनिंग चल रही होगी, ये मंत्री, ये डिप्टी मंत्री, ये मंत्रालय, ये सब कुछ चल रहा होगा। इस वजह से शायद हमको लगता है कि उन्होंने फैसला किया है, उनके सलाहकारों ने फैसला किया कि अभी इस्तीफा रोक के रखते हैं। जब तक ये सब दल चुन न ले मतलब सारी पार्टियाँ और उसके बाद एनडीए मिला के, तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो शायद जो आप कह रहे हैं कि 19 तारीख को ये हो सकता है। देखिए, भाजपा के पास मेरे हिसाब से तो कोई स्कोप नहीं है कि नीतीश जी को ना बनाए। ये तो एकदम पक्की बात है, नहीं तो फिर बिहार में तो इतना ड्रामा होगा जिसका कुछ कहने का नहीं। तो यही है और दूसरा कि एक बात तो पक्की है कि देखिए जो जेडीयू के चुनाव कार्यालय पे सॉरी हेडक्वार्टर पे जो पोस्टर लगे कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन जो विपक्ष के नंबर्स हैं जिसमें पलटने का पूरा खेल चलता है जिनके इसके लिए उनका नाम पलटू राम भी रखा गया। उसके लिए स्कोप इस बार कम है तो टाइगर जिंदा तो है, लेकिन टाइगर एक प्रकार से कैद में है। उसके पास बहुत ज़्यादा मैनूवरिंग का, इधर-उधर करने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसके पास तो सिर्फ 25 ही नंबर हैं। तो मिला-जुला के खींच-तिर के इनके पास 120 पुरते हैं। ये बात है कि 120 पूरे हो जाते हैं, मिला-जुला के खींच-तीर के। लेकिन क्या जेडीयू एक हाउस है अभी भी?
या फिर कुछ और हो रहा है, मैं नहीं जानता। लगता नहीं है कि अभी कोई इस तरह का बीजेपी भी रिस्क लेगी। उनको चुना जाएगा, लेकिन अपनी बातें वो कुछ कहलवा रहे होंगे, मनवाने की कोशिश कर रहे होंगे, भाई डिप्टी सीएम ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसके पास रहता है। यही तो 3 मुख्य चीज़ है, एक वित्त मंत्रालय। ये सब हो रहा होगा मेरे मेरे ख्याल से। देखिए, आपने अभी कहा कि अगर उन्हें नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री तो बिहार में बहुत ड्रामा होगा। ये सही बात है। भाजपा यही चाहती है कि मेरा अपना मानना है कि भाजपा का एजेंडा ये है, भाजपा के आला कमान का, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और ड्रामा भी ना हो। इस तरह की स्थिति कैसे निकाली जाए? इस देखिए, तरह ये की अभी के माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करना संभव नहीं है। एकदम हमें नहीं लगता है। फिर आप देखिएगा कि जो ड्रामा जब मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप देखिएगा जनता दल यू टूट जाए। अभी थोड़ा हम लोग ज़्यादा कूद-फाद कर रहे हैं, या आरजेडी टूट जाए। बहुत तरह की चीज़ें हो जाएँगी, अगर ऐसा हुआ तो। लगता नहीं है कि होना चाहिए। अभी वही बार्गेनिंग वगैरह चल रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं। जी। नहीं तो ये तो एक पहले से एक स्थापित तरीका है कि मुख्यमंत्री अकेला शपथ ले लेता है। हाँ, ये हाँ। ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री दूसरों के उप मुख्यमंत्री इन लोगों के साथ शपथ ले, अकेला शपथ ले लेता है। अकेला शपथ लेने पे सरकार बन जाती है तकनीकी रूप से। जी, उसके बाद में फिर इस बात को लेके खींचतान थोड़ी बहुत होती रहती है, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसके कितने हों, किसके क्या हों, ये सब होता रहता है। तो और आज तो केवल इस्तीफ़ा देने का ही सवाल था। आज तो जी। दावा करने का सवाल नहीं था, अभी तो सारे दल अपने-अपने अपनी-अपने विधायक दलों की बैठक करेंगे, अपने-अपने नेता चुनेंगे। नीतीश कुमार को भी नेता चुना जाएगा जनता दल यूनाइटेड का। उसके बाद में फिर एनडीए की बैठक होगी, फिर एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अभी तो ये पूरी प्रक्रिया होनी बाकी थी। लेकिन इस्तीफ़े से उस वो प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। बहरहाल, अभी परिस्थिति अपनी जगह एक ऐसी जगह पर रुकी हुई है जिसको 100% परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें कुछ भी हो सकता है, एक ऐसी स्थिति है। देखिए और अभय जी, जी। अब देखिए अभय जी, अ, बीजेपी का जो मंसूबा इरादा था, जब ये इनके इनके नाम की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई, तो ये लगता था कि बीजेपी एक भ्रम बना के रखना चाहती है, और वो भ्रम बना भी रहा, अंत-अंत तक दूर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं बोला, जबकि इतना भाषण दिए, इतना रैलियों में गए। ये तो दिखता था। ये तो मेरे दिमाग में भी आया कि अरे! क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? बाद में उन्होंने अपने पोज़ीशन को थोड़ा बदला, लेकिन वो स्पष्टता नहीं आई। तो ये साफ बात है कि और जो रिज़ल्ट आया उसमें 85-89 का आया। वही 89 भारतीय जनता पार्टी है, तो बड़ी पार्टी है। तो अब ये है कि अब उनके दिमाग में ये हो सकता है, जो मेरे मैं कयास लगा सकता हूँ, वो यही है कि इस बार अकेले शपथ लेने की बात नहीं है। हुँ, भाजपा के नंबर ज़्यादा हैं और भाजपा के जो समर्थन वाले लोग हैं, उसकी भी संख्या है। तो ये जैसे कि अब पासवान को किधर जोड़िएगा? हुँ, या फिर क्या कहते हैं वो और पार्टियाँ जो हैं, वो हुँ, कुशवाहा, मांझी मंत्री हैं, ललन जी मंत्री हैं। ये लोग का समर्थन तो भाजपा को मेरे ख्याल से है, क्योंकि ललन जी तो मोदी जी के साथ रोड शो में भी गाड़ी पर सवार हो गए। हुँ, हुँ, तो वो सारी परिस्थितियाँ हैं, तो अकेले शपथ नीतीश जी को दिला दिया जाए, इससे पहले ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाएँगी कि भाई कौन मंत्री बन रहा है, क्या नीतीश जी को स्वीकार है, नहीं है, नीतीश जी मानते हैं, नहीं मानते हैं। हुँ, इस तरह की बार्गेनिंग चल रहा होगा, हमको लगता है इसी वजह से ये आज ये नहीं हुआ है। तो जी, अपने दोनों साइड अपना वो काम करेंगे, और आपने जैसा बताया कि 2 लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, विशेष विमान से शायद बुलाया गया है। तो कुछ तो अंदर-अंदर बात होगी, अ, अड़चनें होंगी और अपना-अपना बार्गेनिंग होगा। अ, उम्मीद है कि सुलझ जाएगा, लेकिन शर्तें देखनी पड़ेगी, क्या मंत्रालय मिलते हैं उससे भी चीज़ें स्पष्ट होंगी, कौन-कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बनाए जाते हैं, ये सब स्पष्ट होगा। ये सारी बातें हमको लगता है चल रही होंगी। कुछ तो फँसा है, नहीं तो आमतौर पे तो इस्तीफ़ा हो ही जाता है। और नीतीश जी तो जब भी बाएँ मुड़ते हैं तो अपने निवास से, तो सामने ही तो है राजपाल भवन, वहाँ से जी, तो पैदल भी चल जी, सकते हैं। तो ये रहता है कि इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ये पटना में एक बात चलती रहती है। तो जी, कुछ तो है। हुँ।
अच्छा, तो अब इस मसले को यहीं छोड़ के हम लोग थोड़ा दूसरे मुद्दे की तरफ मुड़ते हैं और वो ये है कि 2010 में जब इसी तरह का साधारण परिणाम आया था और 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए ने जीती थी। खुद नीतीश कुमार ने अकेले उनकी पार्टी ने ही 115 सीटें जीत ली थी। उस वक़्त ये माना गया था और सही माना गया था कि वो चुनाव नीतीश के काम पर हुआ था। 2005 से 10 तक उन्होंने जो काम किया था, जिससे उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी, उस काम पर चुनाव हुआ था। इसलिए उस चुनाव के ऊपर कोई संदेह नहीं था, उस परिणाम के ऊपर किसी किस्म का कोई आरोप नहीं था, किसी किस्म का कोई विवाद नहीं था। वो ज़माना में लाभार्थी लोग भी नहीं होते थे, पैसे-वैसे भी नहीं बाँटे जाते थे। चुनाव आयोग की नीयत पे भी कोई संदेह नहीं था। मतलब वो बिल्कुल बेदाग चुनाव था। वो एक बेदाग जनादेश था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसके जिसकी जो जिसकी इन विषयों के आधार पर चर्चा की जा सके। लेकिन ये जो चुनाव आयोग है, संख्या की दृष्टि से तो ये 2010 जैसा है। लेकिन इसमें 2 अतिरिक्त बातें और जुड़ी हुई हैं, 2 अतिरिक्त विवाद जुड़े हुए हैं। पहला विवाद है चुनाव आयोग की भूमिका का और दूसरा विवाद है बड़े पैमाने पर पैसे के वितरण का। चाहे वो पै कानूनी रूप से दी गई रिश्वत, कैश फॉर वोट मतलब। अच्छा, अब एक उसमें कुछ इस तरह की घटनाएँ हैं जिसमें ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं आपस में। जैसे एक घटना ये है, मतलब एक एक तथ्य ये है कि चुनाव आयोग ने 1,80,000 जीविका दीदियों को मतदान केंद्रों के ऊपर, बूथों के ऊपर उसने फैसिलिटेटर के तौर पर यानी मतदान में सहयोग करना मतदाताओं को सहयोग करने के लिए नियुक्त किया। जबकि पहले से ही चुनाव आयोग ने वहाँ पर साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा था। बिहार में 90,000 मतदान केंद्र थे और अगर 1,80,000 जीविका दीदियों को नियुक्त किया गया, इसका मतलब हर मतदान केंद्र पर कम से कम 2 जीविका दीदियाँ थीं और इन जीविका दीदियों के खाते में पहले ₹10,000 आए, फिर ₹10,000 आए और फिर ₹10,000 आए और इन सबको पता था कि अगर एनडीए सरकार नहीं जीतेगी, तो ये दस तो आगे आगे जो ₹1,90,000 मिलने हैं, वो भी नहीं मिलेंगे और हो सकता है इन ₹10,000 को भी वापस करना पड़े। तो एनडीए सरकार बनाए रखने का उनका एक आर्थिक स्वार्थ था, स्थापित स्वार्थ था, ये एक तथ्य है स्थापित। तो ये तो सीधे-सीधे लगता है कि ये तो कैश फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और कैश फॉर वोट जैसी स्थिति है। आपने जीविका दीदियों को लेके वहाँ और चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त किया। तो ये जो अब चुनाव आयोग जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, तो बहुत से आरोप लगाए गए हैं कि जीविका दीदियाँ महिलाओं को समझाती-बुझाती नज़र आईं और उससे बहुत एनडीए की तरफ काफ़ी रुझान आया। बहुत सारे समीक्षकों ने, चुनाव विशेषज्ञों ने भी इस बात को कहा। तो ये बात बड़े पैमाने पर चर्चित है और चुनाव आयोग के ऊपर इस बात का आरोप है। चुनावी मुहिम के दौरान किश्तें आईं 10-10 हज़ार की। तो जब कहा गया कि ये गलत हो रहा है, ये आचरण संहिता का उल्लंघन है, तो कहा गया वो तो रोज़गार योजना पहले से है। तो पहले से चल रही योजनाओं में वो होता है जो अधिसंरचनात्मक होती है, जैसे पुलिया बन रही है, सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, वो पैसा देना जारी रखा जाता है। लाभार्थियों को देने वाली योजनाओं को पैसा नहीं दिया जाता, वो इस श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसी तर्क को दिया गया। तो चुनाव आयोग की ये जो भूमिका है, अभी और भी बात है जो हम लोग करेंगे, बाहर से किस तरह से मतदाताओं को लाया गया, वो भी एक पहलू है। लेकिन जीविका दीदियों वाला पहलू जो है ना, ये तो एक ऐसी बात है जिसका खंडन करना मुश्किल देखिए, सबसे बड़ा सवाल है चुनाव आयोग के विश्वसनीयता का, है। चुनाव आयोग की भूमिका का। ये फिर जीविका दीदी वगैरह छोटी चीजें हो जाती हैं। चुनाव आयोग पर जो प्रश्न हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो सबूत दिए गए हैं, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, चाहे हरियाणा को लेकर के जो दावे किए गए हैं सबूतों में, उससे तो चुनाव आयोग कटघरे में है ही। कोई संतुष्ट करने वाला जवाब तक भी नहीं आया है, ऐसा लगता है। तो सबसे प्रश्न है कि उनकी भूमिका, उनकी विश्वसनीयता, ये है मुख्य बात। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या है। ये जो आप जीविका दीदी वाला कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। ये तो सबने देखा है।
आपको मैं बताऊँ कि जीविका दीदियों ने बाज़ाब्ता मीटिंग वगैरह की हैं गाँव-गाँव में, सारे महिलाओं को लेकर के। उनसे मीटिंग करवाया गया कि भाई भई जिन जहाँ से लाभ मिला है उन लोग को एकत्रित करिए, है कि नहीं? बाज़ाब्ता स्कूलों तक को लगाया गया है। ऐसे आरोप हैं। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अ, जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग ने तेलंगाना आंध्रा, उड़ीसा और हाल-हाल में राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने मोबाइल देने की योजना लाया था, चुनाव से पहले। तो इस आधार पर चुनाव आयोग ने उसको रोक दिया था कि भई ये चुनाव इससे प्रभावित हो सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो सकता है। इस आधार पर रोके गए थे। उड़ीसा में भी रोका गया था इसे। तो उस समय जब रोका गया तो इस बार क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? तो इससे जो उनकी संलिप्तता है, उनकी निष्पक्षता है और उनकी विश्वसनीयता है और उनकी भूमिका है, ये चारों पर सवाल खड़े होते हैं। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, ये मानना भी चाहिए कि जो नतीजे आए हैं, मान लीजिए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त किस तरीके से आए हैं? मैं अपने गाँव का उदाहरण देना चाहता हूँ। महिलाएँ यहाँ बहुत हमारे यहाँ गाँव में कम वोट करती थी। ये देखा गया था पहले। इस बार तो उड़ेल के आईं और सबके खाते में थे 10,000। ये 10,000 ही नहीं अभय जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ऐसी तरह के कितने और पैसे उस दौरान में गए हैं, अभी तो उसके परतें खुल रही हैं। पहला मैं बता देता हूँ आपको कि वृद्धा वृद्धा पेंशन। पे वृद्धा पेंशन जो 400 से बढ़ के ऐन मौके पर 1100 किया गया। एक व्यक्ति ने तो मुझे बताया कि फलाने जगह में वोटिंग से 1 दिन पहले उनके खाते में आया, 400 से 1100, 1 दिन पहले। किसी ने मुझे बताया हमारे मगध क्षेत्र से कि एक जो बड़ा थोड़ा परिवार है, उसके परिवार के खाते में 2 महीने में लगभग सवा लाख रुपए आए। बच्चियां पास की थी, आईए मैट्रिक में कुछ मिलता है 25,000 रुपया, वो सब रुका हुआ था, इसी दौरान दिया गया। और ये सब तो है 10,000 वाला तो है ही। अ, और सुन लीजिए एक चीज, जो लेबर्स को भुगतान है, जो श्रमिकों का भुगतान है, वो भी इसी दौरान बहुत जगह हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जो बिहार सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो लेबर का जो करता है, वो भी पैसे दिए गए हैं, इसी दौरान दिए गए हैं। तो बड़ा टाइम्ड लगता है, बड़ा कोरियोग्राफ्ड लगता है। ठीक है, आप इसमें हो सकता है कि आप नुक्स ना निकाल पाएँ, कारण है कि योजनाएँ पहले से है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि चुनाव आयोग चाहे तो जो करना है करे। लेकिन पीछे तो 4 रोके गए ना, तो इसमें क्यों नहीं रोके? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो एक ही चीज़ नहीं है, कई अन्य चीज़ें हैं जो परतें खुल रही हैं, जो अभी सामने आ रहा है और जो सब दावे किए जा रहे हैं। तो ये आप ये कहिए कि एकदम से ये 10,000 ही नहीं, ये 15,000 ही चुनाव था। ये तो कहना पड़ेगा। और बाकी एसआईआर आदि के मुद्दे पर चूँकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि कैसे उसमें क्या हुआ, ये सब तो पहले से ही बात चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने ट्रेन का मुद्दा उठाया, इतना ट्रेनें कभी नहीं चली और कहाँ-कहाँ से नहीं चली। ये ट्रेनें चली, तो भाई ये इतना संगठित रूप से पहले भी होता था, लेकिन इस बार बहुत संगठित रूप से चलाई गई, तो हर तरह से इस चुनाव जीतने का एक सर्जिकल स्ट्राइक था। इसका कतई मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि महागठबंधन जो है, वो अच्छे से चुनाव लड़ी। वो भी अपने कई ऐसे कदम उठाए जिससे लगा ही नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़े भी इस ढंग से कि भाई राहुल गांधी भी 60 दिन के लिए गायब हो गए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ तो डिप्टी सीएम का जो है 2 चेहरा रह ही गया। एक फैमिली में एक नौकरी देने की बात की, तेजस्वी ने डिप्टी सीएम के ऊपर दोनों के बारे में कहा कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको बताएंगे क्या स्कीम है क्या है।
कुछ नहीं हुआ। तो वो इनके सीटों की टकराट ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, जो स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है, 200 सीटों की जो हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ये ऐन मौके पर टाइमिंग करके, कोरियोग्राफ के करके पैसे आए। मैंने तो ऐसे ही तंज में एक जगह आज कहा कि अब तो ये होना चाहिए कि जिस दिन आदमी चुनाव वोटिंग के कतार में लगा हुआ है, ठीक उसी समय उसके मोबाइल पे पैसा गिरना चाहिए। अब तो हुँ, और उसका जो होगा सो एक आप समझ सकते हैं। तो हुँ। ये सब चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता निष्पक्षता तो क्या कहें, उनकी भूमिका और विश्वसनीयता विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और मेरा ये अंदेशा है कि इस मुहाने पर पहुंच गई है चीजें कि अब विपक्षी पार्टियां आगे क्या करती हैं, इसको लेकर भी दिमाग में कई तरह की बात आ रही है। जी। देखिए, आपने जो अभी बाद में कहा, मैं भी वहीं पे आना चाहता था अपनी चर्चा में। देखिए, जब 2 टीमें खेलती हैं या कई टीमें खेलती हैं, एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें सभी टीमों को जो रेफ़री या अंपायर है, उसकी उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। केवल जीतने वाली टीम को ही उसके ऊपर भरोसा हो और हारने वाली टीमें लगातार कहें कि हमारे साथ बेईमानी की गई, तो आप समझ लीजिए कि उस टूर्नामेंट की चैंपियनशिप संदिग्ध होती है, वो कलंकित हो जाती है चैंपियनशिप। उसका इतिहास में इसी रूप में नाम जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी बना दी है सरकार ने, कि उसकी नियुक्ति एक खास तरीके से होती है, उसकी कई बार आलोचना हो चुकी है। आप चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई इस तरह से कानून लागू नहीं होता, इस तरह की स्थिति भी बना दी गई है कानूनन। हुँ। और वो जिस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उसी का देते हैं, बाकी आप कुछ भी प्रश्न उठाते रहिए, उन्हें कोई भी प्रतिवेदन देते रहिए, उनको कोई भी आपत्ति करते रहिए, उनके ऊपर कोई किसी बात का असर नहीं पड़ता। वो किसी बात का जवाब नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएँगे, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला इतना लंबा चलता है कि उसमें किसी चीज़ का कोई फैसला ही नहीं हो पाता। पूरा का पूरा चुनाव गुज़र गया, चुनाव हो भी गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिहार की एसआईआर ठीक थी कि नहीं थी, इसका कोई फैसला ही नहीं दिया है अभी तक। अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए वो आगे जाके कह देता है कि नहीं बिहार की एसआईआर अवैध थी, ठीक नहीं थी। तो फिर ये चुनाव जो हुआ है एसआईआर के से बनी हुई वोटर लिस्टों के आधार पे वो फिर क्या इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाएगा? ज़ाहिर है नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से अवैध चुनाव, अवैध सरकार के तहत पूरा बिहार होगा। तो ऐसी स्थिति इस समय देश में बनी हुई है। अगर यही स्थिति बनी रही और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, उस लोकतंत्र के सौभाग्य से, तब फिर लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य हो जाएगा और विपक्षी दलों को निर्वाचन की प्रक्रिया में विश्वास उनका खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग इस रूप में सोचने लगेंगे, क्या फ़ायदा है इस चुनाव में भाग लेने से? उनके कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ेगा, सबका दबाव जनाधार का दबाव पड़ेगा, कि इसके अंदर भाग नहीं नहीं लेना चाहिए। फिर क्या सीन बनेगा? फिर ये सीन बनेगा कि सत्ताधारी दल कुछ फर्जी दलों का गठन करेंगे और ताकि वो दिखा दिखा सकें कि एक चुनावी प्रतियोगिता हुई और उस तरीके से चुनाव आयोजित होंगे क्योंकि जो स्थापित दल हैं, विपक्षी दल, वो चुनाव का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये प्रक्रिया अगर इसी तरह चलती रही तो ये मुकाम आना आना ही है। जी। देखिए जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, अपने चीज़ों को ले आ रहे हैं, वोट चोरी को लेकर यात्रा निकल गई इतिहास में पहली बार भारत में। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। फर्जी दल बने या न बने, लेकिन ये अब बहिष्कार जैसी स्थिति भी बन रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि पूरा विपक्ष जो कह रहा है वो सब एकजुट है और एक बात जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, वो है। हम तो मुझे तो ऐसा लगता था, मैं आपको बोलूँ, मैं अगर आपसे स्पष्ट रूप से बात करूँ, तो हमको महागठबंधन कभी चुनाव लड़ते हुए नज़र नहीं आई। हमको लगता था कि ये चमत्कार बिहार में ही खाली हो सकता है कि भाई चलो वहाँ सोशल जस्टिस का एक बहुत आधार है, जातीय व्यवस्था है, इन लोगों का वोट बैंक भी उस मामले में उपयुक्त है। तो कहीं कोई चमत्कार ही अगर होगा तो महागठबंधन जीत सकती है। नहीं तो एसआईआर भी हुआ, इस तरह से पैसे उड़ेले गए, सब चीज़ दिए गए, तो इसमें कहाँ कुछ स्कोप बनता था? नहीं था। दूसरी बात
कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब राहुल गांधी अपना चुनावी सभा भी कर रहे थे या उसी दौरान बिहार चुनावों के दौरान ही उन्होंने हरियाणा का हाइड्रोजन बम फोड़ा और अपनी चुनावी सभाओं में वो कहते थे कि देखना मैं जो कह रहा हूँ वो वोट चोरी होगी। इस तरह का बात कोई चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं कर सकता। भाई इससे तो ये होगा कि उनके समर्थक भी सोचेंगे भाई हम जाएँ भी वोट देने तो देंगे तो चोरी हो जाएगा, नहीं जाएँगे। या हुँ, अब हरियाणा का अगर उन्होंने एग्ज़ाम्पल देखा होगा, तो उनको ये लगा होगा कि जब ऐसे ही होना है, तो क्यों जाएँ वोट देने? मतलब इस तरह की बात है। ये चुनावों के बीच में ये बात करना अ, मुझे इस बात का संकेत दे रही थी कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ठीक से। और महागठबंधन में जो चीज़ें थी, गाँठें भी थी, देरी भी हुई, सब कुछ इस ओर इशारा करता था। अब तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, वो बॉडी लैंग्वेज कभी भी अ, हमको ऐसा नहीं लगा कि एक लड़ाकू आदमी जो है, उस ढंग से चुनाव में कूद रहा हो। हो सकता है उन्होंने जो ब्लफ मारे वो ब्लफ भी होगा, वो कई ब्लफ भी चलते हैं। तो वो लेकिन ये हमको लड़ते हुए नज़र नहीं आए। दूसरे तरफ से इतनी घेराबंदी थी, हर तरह से थी। हर तरफ से घेराबंदी थी, कि भई जो कई पार्टियाँ थी, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि ये बी टीम है। फिर आप देखिए कई उम्मीदवार बीच में बैठाए गए। फिर आप देखिए कि क्या नाम है, आप 25, 30, 40 हेलीकॉप्टर से आप चुनाव प्रचार करें, पूरा का पूरा जो है, ये हिसाब-किताब बना रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत ही बिहार में सिमटा हुआ है। तो वो चीज़ सामने थी। ये एकदम देखने लायक थी, जिसको भी देख सकना था वो देख ले। तो कुछ लोग उम्मीद बनाए बैठते हैं कि भाई आगे कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो प्रतीत भी नहीं हुआ और हमको लगता है कि महागठबंधन के लोग पहले ही से कम कांग्रेस पार्टी तो ज़रूर, उनको तो ये लगता था कि बेकार है लड़ना, इसमें कुछ नहीं। लेकिन इनसे इन्होंने एक उस समय तेजस्वी यादव का हमको ध्यान पड़ रहा है कि उन्होंने एक एक बार किया था, बड़ा बवाल मचा था कि चुनाव बहिष्कार का कुछ संकेत भी दिया था। तो अगर ये स्थिति थी, तो अब ये करते तब तो समझ में आता। लड़े भी औपचारिकता में लड़े। हुँ। अब हो सकता है उसकी एक स्टोरी बना के, एक नैरेटिव बना के अब ये कुछ करें। अब क्या पता आगे क्या होगा? लेकिन मोटी बात ये है कि चुनावों की प्रासंगिकता पर ही गहरे सवाल तो खड़े हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें ये हुआ, वो हुआ, एडिशन-डिलीशन का तो चल ही रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि आप कल वोट देने जा रहे हो और आज आपको शाम में ₹10,000 मिले, गरीब को एक मिल जाए, हुँ। गरीब को मिल जाए, तो उसके लिए तो बेचारे का पूरा साल भर का खर्चा हो जाता और है। ये आश्वासन भी हो कि अगले जीत गए तो फिर मिलेंगे। हाँ, हाँ। वही अरे अभी मिला ना, अभी मिला उद्यम करने के आधार के नाम पे मिला, कि इनको हम बिज़नेस कराएँगे, है ना? बहुत लोगों ने हमको पता चला कि तो उन लोगों ने सब खर्चा-वर्चा कर लिया हुँ, क्या नाम है छठ पूजा में, कि इस बार छठ तो कम से कम अच्छा बन जाए, हुँ। बाद में उद्यम देखा जाएगा। तो ऐसी हाँ, हाँ, मेरे को बताया कई लोगों ने। ये तो गजब का एक लग रहा था जिसे लॉटरी निकली हुई है, ये तो बात है। तो अगर इतना ही महिला उत्थान के लिए नीतीश बाबू ने काम किया, जो कि किया भी, आपको ऑनेस्टली इस बात को मानना पड़ेगा, बहुत तरह का काम। तो अचानक से ये 30-35 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा करने का, अभी तो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा जो है, जो कर्जे में 4 लाख 6 हज़ार करोड़ का कर्जा है बिहार पे, ये पैसा अचानक ये कैसे देना पड़े? क्यों दिया गया? भाई दिया गया, देने में कोई हर्जा नहीं है, सब देते हैं, सब घोषणा करते हैं। यहाँ तो कोई रोक भी नहीं लगती मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और आप धड़ल्ले से चुनाव के वोटिंग के 10 घंटा पहले आप दे रहे हैं। तो ये तो इन्फ्लुएंस करना तो होईगा, इन्फ्लुएंस करना तो ज़रूर निश्चित रूप से होगा। अभी तो अब इस पर हमको तंज में ये कहना चाहिए कि भाई ये 243 ही जीत सकते थे ऐसे तो, ये तो अब 202 पर रुक गए। ठीक बात है। अब अगर आप राष्ट्रीय जनता दल का नतीजा देखें तो आप पाएँगे कि उन्होंने जो सीटें जीती हैं, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो वो 1000 वोट से ही जीते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो केवल 5000 वोट से भी जीते हैं। मतलब वो सीटें वो हार सकते थे। तो उनकी और भी सीटें कम रह जाती। 10-12 सीटें और भी उनके हाथ से जा सकती थी, ऐसी स्थिति है।
देखिए, आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। हुँ, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ भी 25,000 तक का हिसाब-किताब था, वहाँ पर तो हम लोग हरा हरा दिए गए। वही उनका आरोप है। हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और दूसरे अभी इस बात को डिकोड करना बाकी है। हम लोगों कि जो एसआईआर हुई थी, उसमें जो वोट काटे गए और जोड़े गए, उसका चुनाव परिणामों के ऊपर क्या असर पड़ा? अब ऐसे एक बक्सर निर्वाचन क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 200 बक्सर की, उसके पूरे आंकड़े आए हैं। उन आंकड़ों को पहली नज़र में देखने पे लगता है कि जितने वोट बढ़े थे 30,000, भाजपा का उम्मीदवार 30,000 वोटों से जीत गया। ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र हैं कि जितने वोट बढ़े थे, हैं? नए जोड़े गए थे, उसकी बढ़त उतनी ही है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा और ये बहुत तो बड़े पैमाने पर बहुत केरल कांग्रेस ने एक एक पूरी तालिका जारी की है 128 सीटों की। तो उसमें कई जगह ऐसा लगता है कि जैसे कि बढ़े हुए वोट बेचैन हो रहे हों, किस तरह भाजपा के खाते में चले जाएँ। तो ये सब कैसे हुआ है? अ, ये किस प्रक्रिया के तहत हुआ है? इसीलिए जो एनडीए है, एनडीए के उम्मीदवारों के जो जीत के फासले हैं, जीत का अंतराल है, वो काफ़ी है इस बार। देखिए, बहुत नहीं है, मैंने भी देखा है अभय जी। मैंने हुँ। 243 सीटों का पूरा देखा है ना? बहुत नहीं, इस बार तो 5 या 7 ही तो 50,000 से ज़्यादा जीते हैं। नहीं, नहीं, तो 20-20 हज़ार जीतने वाले काफ़ी हैं। हाँ, वो देखिए, तो 20,000 का रहता है, लेकिन 20,000 भी जो आप समझिए, तो उस हिसाब से कम माना जाएगा। अगर 200 सीटें आपकी आ रही हैं, हुँ, तो 20,000 भी कम माना जाएगा। इस चीज़ को अभी हम देखें। 20,000 तो रहेगी लगभग-लगभग और औसतन जो है, मैं तो देख रहा था कि जो विपक्षी उम्मीदवार जीत रहा है, वो सही आप कह रहे हैं कि 2-4 हज़ार, 5,000, 3,000 यही सबसे जीत रहा है। हुँ, और जो एनडीए वाले हैं, उनका एवरेज जो था, जब तक मैंने देखा था वही 15, 17, 18 यही था। हुँ। यही एवरेज था। ये आम तौर पर ये एवरेज नहीं होता है। ये हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारे ये चुनाव एसआईआर का कारनामा मुझे ऐसा लगता है, ये स्पेशल मुझे इंटेंसिव मालूम डिवीजन का कारनामा मुझे मालूम नहीं। हाँ, भाई मतलब देखिए ये मैं आपको अब क्या बताऊँ मैं इसमें इसको कहना ठीक नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्रों में ही जैसे पटना में मैं देख रहा हूँ 3 सीटों का, तो वो 40-40 हज़ार के लगभग है 3 क्षेत्रों में मेरे ख्याल से। वो है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र सब हैं, वो या तो 24-25 हज़ार है, नहीं तो वही 12, 13, 14 यही है, एवरेज। हुँ। तो आप आज की चर्चा का लुब्बो-लुभाव यही है कि हमारा बिहार चुनाव नतीजा एक बहुत ही संगीन किस्म का इशारा कर रहा है कि जिसमें चुनाव का आयोजन करने वाली जो संविधान सम्मत संस्था है, चुनाव आयोग, उसका आचरण संदेह से परे नहीं रह गया है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2024 से पहले किसी भी चुनाव की जब हम लोग समीक्षा करते थे, तो उसमें चुनाव आयोग उसके अंदर कोई पक्ष होता ही नहीं था। भई 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस 3 बड़े चुनाव हार गई थी, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। तब तो हम लोगों ने चुनाव आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी उस बारे में। ये 2024 के चुनाव से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अब धीरे-धीरे करके इसका इसने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। ये हमारे लोकतंत्र को कहाँ ले जाएगी? जो चुनाव जो जो वैसे तो भारत में लोकतंत्र में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ही उसका मुख्य फ़ॉर्म था और बाकी लोकतंत्र में जो और गुणवत्ताएँ होती तो हमारे लोकतंत्र में थी नहीं। लेकिन माना जाता था कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं और लगातार होते रहते हैं। एक लगातार एक चुनाव का उत्सव जैसा बना रहता है माहौल। अब उसके ऊपर भी संदेह हो गया है। अब देखिए ये किस दिशा में हम लोगों को ले जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोग जल्दी ही फिर धन्यवाद। मिलेंगे और इसी तरह इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।